ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं इन दिनों। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट किया, फिर हमने स्टेप्स किया कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लिस्ट आउट ऑल द एक्टिविटीज, देन ग्रुप ऑल द एक्टिविटीज, मेक डिपार्टमेंट्स एंड मेक असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब हमने किया। ठीक है ना, कि ड्यूटीज को असाइन करना और ड्यूटीज असाइन करके जो भी उनकी अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करना। तो हमें इतना पढ़ने से क्या समझ में आया कि वाई ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे हमें क्या हो रहा है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। Because when we assign duties on the basis of specialization. जो भी जिस पर्सन का स्पेशलाइजेशन है हम वहां उसको उस तरह की ड्यूटी दे रहे हैं, उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग से उसको अगर स्पेशलाइजेशन की ड्यूटी मिलेगी तो एक तो प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी और उसको वर्कलोड कम लगेगा। अब अगर आप अगर मान लो मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ, मुझे अगर मैथ्स पढ़ाने को दे दिया जाए तो क्या होगा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगी पहली बात तो। दूसरा, अगर मेरे को बहुत अरे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, 6th स्टैंडर्ड के मैथ्स में क्या होता है, पढ़ा दो, अगर मैं पढ़ा भी दूंगी तो शायद वो एफिशिएंसी नहीं आएगी क्योंकि मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ उसकी। ठीक है, तो हर एक वर्कर, हर एक पर्सन की एक अपनी स्पेशलाइजेशन होता है और उसके रिपीटेटिव परफॉर्मेंस से वो स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस गेन होता है और उससे और उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, मे बी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बुक को देखे बिना पढ़ा ही नहीं सकती, लेकिन अब क्या है, अब मुझे अगर मैं आपको पॉइंट्स देखती हूँ और एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिवली इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो आई नो व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट शुड बी द आंसर, तो फटाफट हो जाता है। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से रिपीटेटिव टास्क होने से इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। देन क्लैरिटी इन वर्किंग, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मीन्स आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड ऑलरेडी, authority and responsibilities are fixed, working relations, reporting relations are established. So इससे क्या होगा, there is no ambiguity in work profile, there is no ambiguity in information, transfer of information. ठीक है, so organizing helps to set up a hierarchical order. हमें किस हिरार्की में काम करना है कि ये इस लेवल पे काम करेगा, ये इस लेवल पे, ये इस लेवल पे, इस लेवल पे, इसके अंडर में ये 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, इसके अंडर में 2 होंगे, ये इसको रिपोर्ट करेंगे। तो बहुत इजी है हिरार्की डिसाइड करना। ठीक है, और बिकॉज वी आर सेटिंग हिरार्की, वी आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो इससे हमें और क्या बेनिफिट मिल रहा है, optimum utilization of resources। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है। सो नो डुप्लीकेशन, नो कंफ्यूजन, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, सो रिसोर्सेज are not wasted and minimum wastage of resources and with maximum efficient utilization. Okay, when we have organizing, there is easy to adopt all changes, adoption of changes. तो adaptation of changes means resources, क्योंकि हमारे सारी हिरार्की है, हमें ये पता है कि जो इस हिरार्की पर बैठा है इंसान, इसके क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, इनकी क्या है, इन सब की जॉब प्रोफाइल हमें पता है। तो व्हेनेवर एनी पर्सन प्रमोटेड, तो उसे पता है कि अब यहाँ पर मुझे जाकर क्या काम करना है। ठीक है, तो इट इज इजी टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस। अगर यहाँ पे कोई और इसकी जगह इनकी ड्यूटीज को ओवरलैप कर रहे हैं तो भी दे बोथ नोज that what are the responsibilities they have to perform.
ठीक है, इजीली पता है। तो दिस इज इजी। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इफ वी वांट टू एनी चेंज, वी वांट टू चेंज एनी इंटर रिलेशनशिप्स, सो ऑल द मैनेजरियल हमारे लिए इजी हो जाता है इस लेवल को अब सुपीरियर लेवल पे प्रमोट करना, ठीक है ना। इट वुड बी इजी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस ट्रांजिशन का क्या बेनिफिट होने वाला है, हमें उस लेवल पे जाएंगे। जैसे कि आप लोग ये समझो कि आप लोग क्लासेस में एक के बाद एक क्लास में आ रहे हो, आपको पता है कि हमें हर क्लास में क्या पढ़ना है, ठीक है ना, एवरीवन नोज। तो आपको इजीली पता है, आपके टीचर्स हैं, अगर कोई 9th-10th को पढ़ा रहे हैं, फिर वो 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, फिर वो HOD बन जाते हैं, फिर वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स बन जाते हैं, तो उन्हें पता है कि ये स्मूथ ट्रांजिशन है और हमें इस स्मूथ ट्रांजिशन में हमारी वर्क प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, दे ऑल नो अबाउट दिस। सो इससे जो भी एंटरप्राइज है, उस एंटरप्राइज को ग्रो करना एंड सर्वाइव करना, इट वुड बी इजी फॉर देम। ओके, ठीक है। फिर अब ये सब बातें हो रही हैं, तो नो डाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गई। अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग, ये सब कुछ कर रहे हैं हम, तो नेचुरल सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन तो बेटर होगा ही होगा। और क्योंकि हम स्मूथ ट्रांजिशन कर रहे हैं टू अपर लेवल, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डेवलपमेंट भी होगी ही होगी। ठीक है, समझ में आया। तो फर्म के लिए भी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इजी हो जाएगा। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम डेलीगेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन करने से हमारे एम्प्लॉयज को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये काम ऐसे होता है। मान लो मैं तुम्हें एक दिन के लिए बोलूं कि आज ये चैप्टर तुम पढ़ाओ आगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाने में हमें कैसे पढ़ाना है। तो कल को हो सकता है तुम मेरे पास ही यहीं पे मेरी जगह आके पढ़ा रहे हो, यू नेवर नो, है ना। तो ये क्या है, डेलीगेशन से तो कंपनी को एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट तो हो ही रही है, साथ ही साथ कंपनी को अपने फ्यूचर मैनेजर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। कंपनी को एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है, तो वो भी इजी हो जाता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करने इज इजी। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर ब्रिंग्स order out of chaos, removes conflicts among people over work or responsibility sharing and create an environment suitable for teamwork। ठीक है, ये पैराग्राफ जो आपका लास्ट में दिया हुआ है इंपॉर्टेंस वाले, उसमें बिल्कुल लास्ट का जो पैराग्राफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है उसमें ये लास्ट पैराग्राफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट। दस organizing is a process by which manager brings order out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing and create an environment suitable for teamwork। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मैं आपको पॉइंट्स जो बता रही हूँ बुक में मार्क भी करवा रही हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइंस एज इट इज पिक करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की मेजर लाइंस पता होनी बहुत जरूरी है। लाइक व्हेन द टॉपिक स्टार्ट इट इज रिटन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में गिवन है, as an organization grows, coordination becomes difficult due to emergence of new function। because जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे हमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, नेचुरल सी बात है। अगर मैं 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो आई डोंट नीड मच कोऑर्डिनेशन। इफ आई एम टीचिंग 10 स्टूडेंट्स आई नीड मोर कोऑर्डिनेशन। इफ आई हैव 4 बैचेस टू टीच आई नीड मोर
coordination. If I open an institute where 500,000 and more faculties are appointed, then I need more कोऑर्डिनेशन. तो जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है वैसे वैसे उसको कोऑर्डिनेशन उसके लिए और एक डिफिकल्ट थिंग हो जाती है, बिकॉज न्यू फंक्शंस आ जाती हैं. जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में यू नोटिस कि कितने सारे काम ऐसे हैं जो आपको देखते हो कि करने होते हैं बाकी टीचर्स को. ठीक है ना, हर चीज देखनी पड़ती है कि कहीं कोई बच्चे को कुछ ना हो जाए, सब टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं, इतना टाइम टेबल, सो मेनी थिंग्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक सोल प्रोप्राइटर है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको कोई बहुत ज्यादा काम दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको अकेले मैनेज करना है, खुद के डिसीजन मेकिंग पावर है. बट व्हेन इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, वहां पर उनको ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन बेटर चाहिए होगा. एंड इफ इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दे नीड मोर लेवल, हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता गया वैसे वैसे वी नीड मोर कोऑर्डिनेशन एंड नई नई फंक्शंस आ गई. सो इमर्जेंस ऑफ न्यू फंक्शंस एंड इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल हियरार्कीज. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट इज रिटन पीटर ड्रकर एक रहे हैं हमारे पास बिहेवियरिस्ट. पीटर ड्रकर emphasizes on the importance of having an appropriate organization structure. उन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स. इंडिस्पेंसिबल मीन्स मीन बहुत इंपॉर्टेंट. एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो हम बहुत ग्रो कर सकते हैं, और अगर खराब हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, the organization structure can be defined as the framework. तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया within which managerial and operating tasks are performed. ठीक है. मतलब हमने ये बता दिया कि एक ये वाला डेजिग्नेशन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है. इसके अंडर में 4 लोग हैं, इसके अंडर में 5 लोग हैं, इसके में 3 हैं, इसके में 2 हैं. तो अब हमें ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया. अब यहाँ पे कौन काम करेगा ये हमें नहीं पता है, वी डोंट नो. हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया. ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर को फिल करने का काम नेक्स्ट हमारा फंक्शन करता है स्टाफिंग. वो इस स्ट्रक्चर को, ये जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, इस पे हर स्ट्रक्चर के लिए वो जॉब प्रोफाइल तैयार करेंगे कि किस स्ट्रक्चर पे, किस पोजीशन पे काम करने के लिए विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड एंड दे विल फिल इट. बट अभी फिलहाल it is defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work and resources. ये आ जाता है आपके assertion reasoning में, जैसे कि organization specifies the relationship between people and work. resources छोड़ दिया उन्होंने. और आप क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो आप क्या सोचोगे, हाँ पीपल एंड वर्क की तो वर्क रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश करते हैं कि हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम और हु इज गोइंग टू वर्क व्हाट विच टाइप ऑफ वर्क. तो आप उसे ट्रू कर दोगे, जबकि वो रॉन्ग होगी. क्यों? क्योंकि इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन. तो अब एग्जाम में कैसे लिखा हुआ जाएगा? रीजनिंग में आ गया, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन. आप कोरिलेशन बीच में से खा गया. ठीक है. अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. 3 आइटम है इधर भी, तो समझ रहे हो. पहले उन्होंने क्या बोला? पहले उन्होंने बोला रिलेशनशिप बिटवीन people, work and resources. दूसरा उन्होंने क्या बोला? correlation and coordination. ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गई. बिटवीन
किस किस के कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स मतलब मशीनरीज हो गई, और फाइनेंशियल रिसोर्स, हमारे पास कितना पैसा है, कितने लोग हैं, कितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, दे ऑल इम्पोर्टेंट। और इन सब के बीच में एक कोरिलेशन सेट करना कि कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स को कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज कोरिलेशन। एंड ये तीनों वेरिएबल्स आपस में मिलके काम करें, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो उसके लिए उनके पास क्या एडिक्वेट फाइनेंस है एडवर्टाइजमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए? क्या उनके पास उतनी प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स हैं? मशीन्स हैं तो क्या उनके पास उतनी ह्यूमन रिसोर्स है? और वो ह्यूमन रिसोर्स का इतना कैपेबल है? दिस इज ऑल दे हैव टू थिंक। और फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है कि जो हमारा टारगेट है उसको तीनों मिलके अचीव करेंगे, और उनके बीच में कोरिलेशन सेट करना कि कौन सा वेरिएबल कितना काम करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन among human, physical and financial resources, and this enables a business enterprise to accomplish desired goals. जो भी उनके desired goals हैं उनको अचीव कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? Then in the next paragraph another new term is mentioned, span of management. Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. Maybe ये जो मैनेजर है ये 4 लोगों को अपने अंडर में काम कर रहे हैं, इस मैनेजर के अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, तो ये 4 लोग काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। ओके, यानी कि हमारा कितना स्पैन है? अगर ये ऐसे कुछ होता कि हमारे पास 2 मैनेजर हैं, इसके अंडर में हमारे पास 6 लोग काम कर रहे हैं और इसके अंडर में हमारे पास 4 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा कम है, यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। मतलब हमें सुपीरियर को देखना पड़ेगा कि वो कितने बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं कितने बच्चों को एक बार में पढ़ा सकती हूँ? कोई टीचर होते हैं जो एक बार में सिर्फ 4 बच्चों को पढ़ा सकते हैं इफेक्टिवली, कोई 10 को पढ़ा सकते हैं, कोई 40 को पढ़ा सकते हैं, कोई 100 को भी पढ़ा सकते हैं, 200 को भी पढ़ा सकते हैं। देयर आर सो मेनी टीचर्स जो पूरे 500 बच्चों की एक साथ क्लास लेते हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी है। हम थोड़ा कह रहे हैं कि वो गलत है, गलत और सही की तो बात ही नहीं कर रहे हम सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी लेवल की बात करें कि सबका अपना अलग अलग लेवल है। तो यहाँ पे मैनेजर्स, जितना ज्यादा हम मैनेजर्स अपॉइंट कर रहे हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स है मतलब आपने उतने ज्यादा अपने सबऑर्डिनेट्स रखे हुए हैं, तो हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम करें, बस वो यहाँ पे हमने कम रखे कि इफेक्टिवली काम हो। लेकिन हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, हो सकता है हमारे 2 मैनेजर बहुत बढ़िया हो, ये इनके अंडर में अगर 6 और 4 की जगह 10-10 भी आ जाएंगे तो ये काम करा ले उनसे, इट मे बी अ चांस। सो अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पैराग्राफ, इज एसेंशियल। क्यों जरूरी है? टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन and better control over the operations of a business enterprise. हमारा जो communication है that should be smooth, there should be not be any time lag or delay in communication, and better control, जो भी काम हो रहा है उन पे control better हो सके। So an organization structure provides the framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. ठीक है, समझ में आया कि क्या है ये? क्लियर? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.